हेलो फ्रेंड्स, मैं चौधरी हेमंत सिंह, ज़िला अलीगढ़, तहसील अतरौली के छोटे से गांव कमालपुर का निवासी हूं। मेरा चयन यूपी पीसीएस 2019 में नायब तहसीलदार के पद पर हुआ है। मैं आज डीकेटी के माध्यम से आप लोगों के साथ अपनी रणनीति शेयर करने जा रहा हूं। मैं सर्वप्रथम आपको अपनी प्रारंभिक शिक्षा से लेकर के एकेडमिक एजुकेशन के बारे में बताता हूं। मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो गांव के ही सरकारी स्कूल से, प्राइमरी स्कूल से हुई है। उसके बाद मैंने AA में बीएड किया है और वर्तमान में मैं सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पीसीएस की परीक्षा वर्तमान में यूपी पीसीएससी के पैटर्न पर जारी है। इसके लिए हमें देखना होता है कि यह परीक्षा 3 टीयर्स में आयोजित की जा रही है। जो मैं आपके साथ रणनीति शेयर करने जा रहा हूँ, हो सकता है कि आपको उससे कुछ ना कुछ लाभ हो, लेकिन हम ये जानते हैं कि सभी में अपनी अपनी व्यक्तिगत क्षमताएँ होती हैं और अपनी अपनी क्वालिटीज़ होती हैं। इसी तरीके से ये जो मेरी रणनीति है, मैंने उसके तहत जो कार्य किया है मैं वो आपको बता रहा हूँ। जैसे कि हम सर्वप्रथम देखते हैं कि प्रीलिम्स की जो परीक्षा होती है उसके लिए मैं आपको ये बातें शेयर कर रहा हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि जो प्रीलिम्स की परीक्षा है 2 एग्ज़ाम होते हैं, एक जीएस का और एक सीसेट का। मैं सबसे पहले जीएस के एग्ज़ाम की बात करता हूँ। यही हमारा होता है एग्ज़ाम जिसके आधार पर हमारी मेरिट निर्धारित होती है और हम मेंस के लिए क्वालिफाई करते हैं। जो मैंने प्रीलिम्स के लिए तैयारी की उसके लिए मैंने एनसीईआरटी बुक्स को अपना बेस बनाया। उसके साथ साथ ही मैंने, जैसे कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा की ये परीक्षा है, तो इसमें जो घटना चक्र की पूर्वालोकन की जो बुक्स होती हैं उनके माध्यम से मैंने लास्ट ईयर के पेपर्स को सॉल्व किया। उन लास्ट ईयर के पेपर्स से मुझे ये आइडिया हो गया कि सब परीक्षा का जो पैटर्न है वो किस तरीके से है। हाल ही में हमने देखा है कि जो हमारे क्वेश्चन की फ्रेमिंग है वो आईएएस के पैटर्न पर जा रही है और उसमें डुअल नेचर के कई क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि एक लाइन में क्वेश्चन दे दिया, कुछ कथन दे दिया, फिर वो पूछता है कि इसमें से कौन सा सही है। तो अगर हमें इस तरीके की क्वेश्चन को पुट करना है तो हमें ये देखना होगा कि हमारा जो बेस है वो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसके लिए जैसे कि मैंने बताया, एनसीईआरटी की बुक्स जो होती हैं वो हमारे लिए आधार प्रदान करती हैं, जिसके माध्यम से हम उन जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उन्हें अच्छी तरीके से हल कर सकते हैं। इसके अलावा जब हम प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं तो हम उसमें ये कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं कि कौन से पार्ट्स का कितना प्रभाव रहता है। जैसे कि आजकल हम वर्तमान में देख रहे हैं कि जो करंट अफेयर्स का पार्ट है वो हमें काफ़ी अच्छे मार्क्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि 20 से 30 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आते हैं। तो जो करंट अफेयर्स के लिए मैंने तैयारी की, मैं जो डेली करंट अफेयर्स आती है दृष्टि टुडे की, उससे मैंने तैयारी की। साथ में एक जो परीक्षा मंथन की लक्ष्य करके मैगज़ीन आती है, 1, 2, 3 कर 3 एग्ज़ाम्स में आती है वो, तो मैंने उसके माध्यम से अपने मेंस के लिए भी नोट्स तैयार किए और प्रीलिम्स के लिए तैयार किए। जब हमारे पास एग्ज़ाम करीब होता है तो सिलेबस काफ़ी बड़ा होता है, तो मैंने करंट्स के लिए ई दृष्टि की बुक को माध्यम बनाया था, जिससे कि मैं कम समय में ज़्यादा चीज़ों को देख सकूं। इसके साथ ही तब मैंने जब एग्ज़ाम की तैयारी की तो सिलेबस के अनुसार चीज़ों को 4-5 टॉपिक्स को, जैसे इतिहास सब्जेक्ट, पॉलिटिकल साइंस, आपका साइंस और जियोग्राफी को ज़्यादा महत्व दिया, क्योंकि इससे मैंने कई सालों में देखा है कि इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि मैं सर्वप्रथम इतिहास की बात करता हूं, तो इतिहास के लिए मैंने एसके पांडे की बुक और एनसीईआरटी को बेस बनाया और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम और बिपिन चंद्रा की बुक्स से तैयारी की। इसके साथ ही मैंने जियोग्राफी के लिए, जो मैंने बताया कि घटना चक्र के पूर्वालोकन से मैंने एक आइडिया ले लिया था किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने उसकी तैयारी की। साथ ही महेश बणवाल की बुक से भी तैयारी की। पॉलिटिकल साइंस के लिए मैंने लक्ष्मीकांत का जो भी है बुक्स, उससे शॉर्ट नोट्स तैयार कर लिए थे अपने। और जो साइंस की बुक है घटना चक्र और एक दृष्टि की किताब आती है छोटी सी, जो एनसीईआरटी बेस होती है, उसके माध्यम से मैंने तैयारी की। जैसे कि प्रीलिम्स हमारे जब होता है तो हमारे ऊपर दबाव होता है कि हमें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। तो जो मेरी रणनीति ये रही कि जो मैंने प्रीलिम्स के लिए नोट्स बनाए थे, तो मैं एग्ज़ाम टाइम से 1 या 2 महीने पहले उन नोट्स को शॉर्ट नोट्स में, बुलेट पॉइंट्स में तैयार कर लेता था, जिससे कि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएं और मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सकूं। मेरा मानना है कि हम कम पढ़ें लेकिन अच्छा पढ़ें, जिससे कि जो भी हमारी चीज़ें हैं, जो एग्ज़ाम की डिमांड है, वो सारी चीज़ें हमारी पूरी हो सकें। इसके साथ ही हम टेस्ट सीरीज़ का भी अच्छा रोल होता है इस एग्ज़ाम में, तो आप टेस्ट सीरीज़ लगाते रहिएगा और सिर्फ टेस्ट सीरीज़ को लगा के रखना दिया कीजिए। जो हमें लगभग जो क्वेश्चन आ रहे हैं उन्हें हम अच्छी तरीके से देख लें और जो नहीं आ रहे हैं उन्हें हम ये देखें कि कहाँ से क्वेश्चन हमारे गलत हो रहे हैं। जो पार्ट्स आपका कमज़ोर है आप उसमें ये देख लीजिएगा कि ये पार्ट्स मेरा हिस्ट्री का या पॉलिटी का कौन सा पार्ट्स कमज़ोर है, तो आप उसी पर कार्य करें। और जो आपको प्रश्न नहीं आ रहे हैं आप उसे नोटबुक पर नोट कर लीजिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन लाभदायक होंगे और कहीं ना कहीं आपकी मदद करेंगे। इस तरीके से मैंने प्रीलिम्स की तैयारी की। उसके बाद जो हम जाते हैं मेंस एग्ज़ाम की तरफ,
मेरा मानना ये है कि सारे एग्ज़ाम की एक रीढ़ की हड्डी होती है मेंस एग्ज़ाम, क्योंकि ये 1500 मार्क्स का होता है। और आजकल जो मेंस का जो पैटर्न है वो आपके यूपीएससी के पैटर्न पर सब्जेक्टिव रिटन में हो रहा है। जैसा कि हमें पता है कि मेंस में हमारे 8 पेपर्स होते हैं, तो मैं धीरे धीरे एक एक पेपर्स की सारी रणनीति आपके साथ शेयर करूँगा। जो पहला पेपर है हमारा हिंदी का, उसके लिए मैंने आदित्य पब्लिकेशन और शिल्पी प्रकाशन की किताबों का उपयोग किया था। शिल्पी प्रकाशन से मुझे ये लाभ प्राप्त हुआ कि उसमें जो प्रपत्र होते हैं उनका हमें एक फॉर्मेट अच्छी तरीके से मिल जाता है, जैसे शासकीय के पत्र कैसे हैं, अर्थशास्त्र के पत्र कैसे हैं, तो उसके माध्यम से मैंने उन सारी चीज़ों को कवर किया। और जो ग्रामर का पार्ट्स होता है वो मैंने आदित्य पब्लिकेशन से कंप्लीट किया। उसके बाद हम निबंध की तरफ जाते हैं, तो हमें देखने को मिला है कि 3 निबंध आते हैं और हमें 3 घंटे का समय होता है। तो मेरा मानना यह है कि हमारे पास पर्याप्त समय होता है कि हम उन निबंध को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। निबंध के लिए मैंने राज्यसभा टीवी को एक बेस बनाया था। इसके साथ ही योजना और कुरुक्षेत्र की जो मैगज़ीन आती थी, मैं उनसे सारी चीज़ों को जो करंट में चल रही हैं उनसे मैं अपडेट करता रहता था। इसके साथ ही जो भी समाज के घटनाएं घटित हो रही हैं तो आप प्रॉपर न्यूज़पेपर पढ़ते रहिएगा। जो भी उसमें आर्टिकल्स आते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि मैं हिंदी माध्यम से हूं, तो मैं राष्ट्रीय जागरण, दैनिक जागरण है उसका मैं उससे तैयारी करता था। और साथ ही कुछ जैसे दृष्टि की मैगज़ीन में मंथली लेता था, तो उसमें हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के ऑडिटोरियम का हिंदी रूपांतरण आता था, मैं उसके माध्यम से उसमें मदद लेता था। देखिए, जो निबंध है उसके लिए मैंने एक रणनीति अपनाई कि जो मैं टॉपिक लिख रहा था, 1 घंटे का समय होता है, तो उसके लिए मैं पहले से एक फॉर्मेट बना लेता था। 15 मिनट में फॉर्मेट बनाने के लिए देता था। जैसे कि कोई निबंध है आतंकवाद पर, तो उसमें मैंने देखा कि आतंकवाद क्या स्वरूप है, उसकी क्या परिभाषा होती है, या उससे कौन कौन से क्षेत्र प्रभावित हैं, और उसने सरकार ने उसके लिए क्या नीतियाँ अपनाई और वर्तमान में हम उसके लिए क्या योजना पर कार्य कर रहे हैं और भविष्य में हम किस तरीके से इससे निपट सकते हैं। तो मैं उन पॉइंट्स को अपने पेपर पर साइड में लिख लेता था, जिससे कि जब मैं निबंध लिखूँ, क्योंकि एक घंटे हमें रिटन लिखना होता है, तो हम कहीं भूल ना जाएँ या कोई टॉपिक हमारा छूट ना जाए। तो इस तरीके से मैंने निबंध की तैयारी फॉर्मेट के साथ तैयारी की। उसके बाद हम जीएस फर्स्ट की तरफ जाते हैं। उसमें आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी का पार्ट आता है। तो जो कल्चर आता है हिस्ट्री का, उसके लिए मैंने नितिन सिंघानिया की किताब को फॉलो किया था, क्योंकि मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री है तो मुझे उसमें ज़्यादा समस्या नहीं हुई। और ज्योग्राफी के लिए मैंने एनसीईआरटी बुक्स 9 से 12 तक की एनसीईआरटी सफिशिएंट होती हैं, आप उनके माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। और कुछ हम पार्ट्स मैंने महेश वर्णवाल से देखा था। सेकंड पेपर में हम देखते हैं कि उसमें आपका पॉलिटी का पार्ट आता है और आईआर आता है। आईआर के लिए मैं राज्यसभा टीवी देख रहा था, साथ ही एक विज़न की जो मैगज़ीन आती है वो 365 करके मैगज़ीन निकालते हैं वो सभी सब्जेक्ट की, तो वो काफ़ी लाभदायक होती है, मैंने उससे हेल्प ली। इसके साथ ही पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत बुक है, वही काफ़ी होती है। सोसाइटी के लिए जो आपके वर्तमान में चल रहे हैं, मार्केट में भी कुछ नोट्स मिल जाते हैं, तो मैंने उन नोट्स से टॉपिक वाइज सारी चीज़ों को कवर कर लिया था। इसके बाद हम थर्ड पेपर की ओर जाते हैं, तो उसमें हमारा इकोनॉमी और साइंस टेक का पार्ट होता है, जो कि हमें देखने को मिलता है कि करंट बेस ज़्यादा होता है। जैसे कि हमारा इकोनॉमी होता है, उसमें हमें देखने को मिलता है कि बजट से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। और जो साइंस एवं टेक होता है, तो वो सारी चीज़ें मैं विज्ञान प्रौद्योगिकी के माध्यम से और जो करंट की जो बुक्स आ रही थी उनके माध्यम से मैं सारी चीज़ों को करता रहता था। इसके बाद हम फोर्थ पेपर की तरफ जाते हैं, जो नीति शास्त्र का पेपर होता है, एथिक्स का पेपर। क्योंकि ये मेरा पहला प्रयास था, मेंस में पहली बार दे रहा था, तो मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने जो नीति शास्त्र की लास्ट ईयर के पेपर थे, क्रॉनिकल या दृष्टि के, आप उनके माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। मैंने उन्हीं को बेस बनाया और नीति शास्त्र के पेपर को मैंने 2 पार्ट्स में डिवीज़न किया। पहला, जो कि कुछ ऐसे सहानुभूति, सत्यनिष्ठा, ऐसे कुछ टॉपिक्स होते हैं जो कि उनकी एक परिभाषा होती है, मैंने उन टॉपिक्स को ठीक तरीके से एक नोटबुक में नोट कर लिया था, जिसके आधार पर मैं उनकी जो परिभाषा है उसे मैं कहीं ना कहीं लिंक कर सकूं जब कोई भी प्रश्न आए। इसके साथ ही जो केस स्टडी आती है, केस स्टडी को आप प्रैक्टिस से ज़्यादा कर सकते हैं, तो मैं प्रयास करता था मैं ज़्यादा से ज़्यादा केस स्टडी हल कर सकूं, जिससे कि मुझे अनुभव हो जाए कि कोई भी सिचुएशन है तो किस तरीके से मैं उसे हैंडल कर सकता हूं। देखिए, ये जो फोर्थ पेपर एथिक्स का होता है, ये मानिए कि जो आपके विचार हैं, जो अमूर्त विचार हैं, आप उन्हें मूर्त विचार किस तरीके से आप अपनी नोटबुक पर दे रहे हैं। क्योंकि ये सारे पेपर्स आपने या हिंदी का किया हो, या निबंध का किया हो, या जीएस के पेपर किया हो, उनका एक जो निचोड़ है, जो आपने सीखा है, वो आप उसका प्रयोग एथिक्स में कर सकते हैं। क्योंकि ये हमारे व्यवहार की एक परीक्षण करता है कि आप किस तरीके का आइडिया रखते हैं। इसके साथ ही मैंने देखा कि जो आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट होता है, उसके लिए कुछ पार्ट्स मैंने जैन एंड माथुर की किताब है उसमें से लिया था, लेकिन मैंने उसे पूरा किताब को कभी नहीं पढ़ा है। मैं जैसा बोलता हूँ कि हम टॉपिक्स के आधार पर पढ़ सकते हैं, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है, तो हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि हम सारी बुक्स को पढ़ सकें। इसके साथ ही एक दृष्टि की किताब आती है विश्व इतिहास की, तो उसमें सारी चीज़ें टॉपिक वाइज दे रखी हैं, तो मैंने उससे जो भी टॉपिक्स थे उन्हें लगभग 150 पेज की वो किताब है, और उसे मैंने शॉर्ट नोट्स में 40 नोट्स में कन्वर्ट कर लिया था।
इस तरीके से मैंने अपने ऑप्शनल को कंप्लीट किया था। अगर हम बात करें आंसर राइटिंग की, क्योंकि मैंने बताया कि मेंस का जो रोल है वो आंसर राइटिंग से होता है, तो उसमें हमें देखने को मिलता है कि जब हम प्रश्न को लिख रहे हैं तो एक पहले आप इंट्रो देते हैं, फिर मेन बॉडी और आपका कंक्लूजन। तो मेरा मानना ये था कि मैं किस तरीके से चीज़ों को, या तो आप किसी परिभाषा से स्टार्ट कर सकते हैं, आप अपनी चीज़ों में क्वेश्चन में प्रामाणिकता देने के लिए कोई रिपोर्ट डाल सकते हैं, फैक्ट डाल सकते हैं, जिससे माध्यम से आप उन सारे प्रश्नों को एक प्रभावशाली रूप दे सकें। इसके साथ ही जब मैं मेंस के क्वेश्चन लिख रहा था तो एक टाइम मैनेजमेंट की समस्या होती है। मैं पहली बार मेंस दे रहा था तो मुझे मैनेज नहीं हो पाता था टाइम कि कोई प्रश्न न छूट जाए, तो इसके लिए मैं सभी क्वेश्चन को पैराग्राफ में न लिखे बुलेट पॉइंट्स में लिखता था, कुछ डायग्राम्स का प्रयोग करता था, और हिस्ट्री में भी मैंने मैप्स का पूरी तरीके से प्रयोग किया है, जिससे कि एग्जामिनर को ये पता चल जाए कि बच्चे हर तरीके से सारी चीज़ों को वो कवर करके चल रहा है। और इससे हमें ये भी लाभ होता है कि हम कम समय में ज़्यादा एग्जामिनर को समझा सकते हैं। इसके साथ ही हम देखते हैं कि इंटरव्यू का जो लास्ट पार्ट्स होता है, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे एक कोटेशन है कि हमारे व्यक्तित्व की पहचान हमारा व्यवहार होता है। तो इंटरव्यू में ये जो कोटेशन है पूरी तरह सही साबित होती है कि आप इस तरीके से मेंस क्वालिफाई करके जा रहे हैं, प्रीलिम्स क्वालिफाई करके जा रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कितने योग्य हैं। ये तो आप योग्यता तो अपनी पहले ही उसे सिद्ध कर चुके हैं, लेकिन क्या आप व्यवहारिक हैं, क्या आपका व्यवहार, आप जो जिम्मेदारी मिल रही है उसे अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हैं। उस सारी जो आपके पर्सनैलिटी टेस्ट है वो हमें इंटरव्यू में देखने को मिलती है। मेरा इंटरव्यू था, पहला इंटरव्यू दिया था मैंने, तो मुझे काफ़ी डर था, लेकिन जब मैंने चीज़ों को देखा तो मैंने इंटरव्यू की रणनीति भी 3 टियर्स में बनाई। जैसे कि एक पार्ट्स तो ये था जो कि ट्रेडिशनल चला आ रहा है कि खतौनी क्या होती है, एसडीएम और एसडीओ में क्या अंतर होता है, तो इस तरीके के जो क्वेश्चन थे मैंने उनको तैयार किया। दूसरा, मैंने सेल्फ जो मुझसे संबंधित प्रश्न है, क्या मेरी एकेडमिक है, क्या हॉबीज़ हैं, उन सारी चीज़ों को मैंने सम्मिलित किया था। तीसरा, जो करंट अफेयर्स के इशू चल रहे हैं, जैसे कि किसान आंदोलन चल रहा था उस समय, बजट आया था, तो उन सारी चीज़ों को मैंने फोकस किया। इसके साथ ही जब हम देखते हैं इंटरव्यू, तो इंटरव्यूअर भी आपको जानते हैं, वो पहचान लेते हैं आप जैसे ही एंट्री करते हैं, क्योंकि वो बहुत ही अनुभवशील होते हैं। तो ये मेरा मानना ये है कि हमारे ऊपर काफ़ी हद तक डिपेंड करता है कि आपका इंटरव्यू किस दिशा में जा रहा है। जैसे कि मैं वर्तमान में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ, तब मैंने उन्हें ये बताया कि मैं सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ, तो जाहिर सी बात है कि मुझसे शिक्षा से संबंधित प्रश्न अवश्य होंगे। तो उस तरीके से मेरी तैयारी थी। जब मैंने उन्हें बोला कि साहब मैं सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ, तो उन्होंने पहला ही क्वेश्चन ये था कि एजुकेशन में क्या समस्याएं हैं बताइए, एजुकेशन पॉलिसी क्या है। तो मैं उस तरीके से आंसर देता था कि जो उन्हें एक प्रश्न मिल जाए, और उस प्रश्न के लिए मैं पहले से तैयार रहता था। तो आप ये हमेशा ध्यान रखिए कि आप ऐसे उत्तर दें जिससे कि कुछ नया प्रश्न बने, एग्जामिनर बोर ना हो, वो कुछ ना कुछ आपसे इंटरेस्टेड पूछते रहें, और जो आपसे वो इंटरेस्टेड पूछ रहे हैं आप उसके लिए तैयार रहें। इस तरीके से मैंने इंटरव्यू की तैयारी करी। इसके साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो सिविल सेवा की परीक्षा है, एक बड़ा ही लंबा संघर्ष चलता है इसके लिए, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। मैंने जैसे बताया कि मैं छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं, मैं कहीं बड़ी कोचिंग संस्थान में जाकर तैयारी नहीं की, अपने गांव में रहकर तैयारी की और अलीगढ़ जाकर तैयारी की। जब हम किसी चीज़ की तैयारी करते हैं तो उसके लिए हमें धैर्य, दृढ़ता और निरंतरता की बहुत आवश्यकता होती है, जिसके माध्यम से हम किसी भी चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। जब हम धैर्य के साथ किसी चीज़ को करते हैं तो उसमें भी आपका कुछ ना कुछ सभी का सहयोग होता है, जैसे कि आपके परिवार का, मित्रों का और गुरुजनों का। तब मैं तैयारी कर रहा था तो कुछ लोगों ने मुझे सलाह दी कि सिविल सेवा के माध्यम से हम समाज की सेवा कर सकते हैं, किस तरीके से राष्ट्र को अपना योगदान दे सकते हैं। तो इसी क्रम में अलीगढ़ में एक डॉक्टर पंकज वर्मा एसडीएम सर आए थे, तो उन्होंने जो बच्चे हैं जो तैयारी करना चाहते हैं लेकिन आर्थिक रूप से वो परिपक्व नहीं हैं, तो उन्होंने वहाँ तैयारी कराई, तो मैं उनसे जुड़ा। तो उनके मार्गदर्शन में मुझे सारी चीज़ें देखने को मिली जो कि मेरे लिए बड़ी लाभकारी हैं। और भी जहाँ से वो पहले से कुछ 2018 में सेलेक्टेड लोग हुए थे, उन्होंने भी मेरी हेल्प की, जिसके कारण मुझे सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आईं। इसके साथ ही ऑप्शनल की तैयारी मैंने अलीगढ़ में ही सुभाष चंद्र सर हैं, उनके माध्यम से तैयारी की। साथ साथ भी मैं यूट्यूब से जुड़ा रहा, क्योंकि टेक्नोलॉजी का अपने आप में एक बहुत बड़ा योगदान है। तो आप यूट्यूब से ज़रूरी नहीं कि आप पेड कोर्स लें, लेकिन फिर भी ऐसी वीडियो पड़ी होती हैं जिनसे कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ों को देख सकते हैं। इसके साथ ही हमें अपनी सकारात्मक सोच को हमेशा बनाए रखना होगा, क्योंकि जब हम सिविल सेवा की तैयारी करते हैं तो हमारे आस पड़ोस के या रिश्तेदार कुछ ऐसी हमें नकारात्मक चीज़ों से अवगत करा देते हैं कि अरे तुमसे नहीं हो पाएगा या तुम नहीं कर पाओगे। तो हमें ऐसी चीज़ों से दूर रहना है। आप अपना इस तरीके का एक फ्रेंड सर्कल रखिए जो कि आपको स्टडी में काफ़ी मदद कर सके। जैसे कि मेरे दोस्त थे, जो भी मैं प्रश्न लिखता था तो वो उसका एवेल्यूशन कर देते थे कि आपको यहाँ कमियाँ, यहाँ भी सुधार की आवश्यकता होती है। और सबसे बड़ी बात है कि आप एक रेगुलर तरीके से तैयारी कीजिएगा। कभी ऐसा है कि हम इन सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं, तो आप पढ़ाई को निरंतरता बनाए रखिएगा, क्योंकि जब हम निरंतर और धैर्य के साथ किसी भी कार्य को करते हैं तो ऐसा कोई भी कार्य नहीं है कि हम उसे पूर्ण ना कर सकें। कभी ऐसा लगता है कि हमें
कि हम डिमोटिवेट होते रहते हैं, तो समय समय पर अपने मोटिवेट करते रहिए। मोटिवेट करने का जो मेरा माध्यम था वो ये था कि आप जब तैयारी कर रहे हैं, सभी के पीछे कोई ना कोई एक कारण होता है। तो मैं ये सोचता कि आप क्यों तैयारी कर रहे हैं, और आप भी यही सोचें कि आप क्यों तैयारी करने के लिए लगे थे। उसके पीछे कोई ना कोई पर्पस होगा, या आपका स्वयं का, या आपके परिवार के लिए, या आप मित्रों के लिए, या समाज के लिए। तो आप ये सोचिए कि आपने 2 या 3 साल तैयारी कर ली और आप पूर्णतः सफल नहीं हो पाए, तो क्या वो 3 साल आपके बहुमूल्य नहीं थे? जो आपके वो 3 साल बहुमूल्य आपने तैयारी में दिए हैं, अगर आप उसे छोड़ देंगे तो आपके पास कुछ नहीं होगा। इसी वजह से आप ये प्रयास कीजिए कि जो मेरी 3 साल की मेहनत है, मैं उसे किस तरीके से सफल बना सकता हूँ। कहाँ मेरी कुछ कमियाँ रह गई हैं, आप उन पर कार्य कीजिएगा, क्योंकि जो भी कमियाँ और हमारी ताकत होती हैं वो हमें स्वयं ही पता होती हैं। जिस तरीके से एक सूर्य की तरह अगर आपको चमकना है, तो उसकी तरह आपको जलना भी होगा, क्योंकि ये इस तरीके की परीक्षा है। आप ही को अपनी तरीके से तैयारियां करनी है। लोग सिर्फ आपको मार्गदर्शन करा सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से निष्ठा भाव के साथ आपको ही अपनी रणनीतियां बनानी होंगी, और जिनके आधार पर आपको सारी चीज़ें करनी होंगी। इसके साथ ही मैं सिर्फ अंत में यही कहना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं कि आप बहुत अच्छी तरीके से सारी बुक्स को पढ़ें, सिर्फ आप टॉपिक्स वाइज सारी चीज़ों को पढ़ते रहिएगा, टॉपिक्स को सब टॉपिक्स में बनाते रहिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करते रहिएगा। इसके अलावा जो भी आपके करेंट अफेयर्स के इशू हैं, वो उनका बहुत बड़ा रोल होता है। आप उन चीज़ों पर फोकस रखिएगा, और अपने अंदर एक आत्मविश्वास बना के रखिए कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ और मुझे ये करना है। तो निश्चित ही सफलता आपके पास चल कर आएगी। आप पूरी तरीके से आश्वस्त रहिएगा, लेकिन हमें सही दिशा, दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति के साथ कार्य करना होगा। इसके साथ ही मैं डीकेटी की टीम को पूरी तरीके से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे डीकेटी के माध्यम से मैं आपसे जुड़ने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। और मैं आप सभी लोगों को यही 2 बातों में मूल मंत्र यही देना चाहूँगा कि धैर्य और निरंतरता और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आप कार्य करते रहिएगा। मुझे आशा है कि जो भी मैंने बात बनाई है वो आपके लिए अगर लाभकारी होगी, तो मेरे लिए बड़ी हर्ष की बात होगी। मैं सभी लोगों का आपके लगे बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।